नमस्कार। उपचुनाव की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में 5 राज्यों के उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 3 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में यहाँ का क्या माहौल बनेगा इसके अलग बात की जाए तो अन्य राज्यों के उपचुनाव का यानी 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कितना यहाँ पर बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बात की जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो ऐसे में इन राज्यों को लेकर भी जनता का मूड इस वक्त क्या दिखाई देता है, ऐसे में किसका यहाँ पर पलड़ा भारी होगा उपचुनाव के लिए, क्योंकि उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बात की जाए तो इसका से मैनपुरी, रामपुर, खतौनी जो कि उत्तर प्रदेश की सीटें खाली है, मैनपुरी कहीं ना कहीं लोकसभा सीट के लिए यहाँ पर उपचुनाव है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं 2024 की एक झलक होगी कि यहाँ पर उपचुनाव का क्या समीकरण बन सकता है। बात करें उत्तर प्रदेश के लिए खतौनी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है 2022 के लिए। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए जो यहाँ पर खतौनी सीट है इस पर बीजेपी का कब्जा रहा था और यहाँ पर बीजेपी से विक्रम सिंह सैनी यहाँ पर जीते थे, करीब 1 लाख वोट उनके पक्ष में गए थे 2022 में, लेकिन अब उनके चलते सीट खाली है। जबकि आरएलडी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी, यहाँ पर तो आरएलडी करीब 84,000 वोट मिले थे। और इस बार अगर बात की जाए खतौनी उपचुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि त्यागी समाज के विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर त्यागी समाज बीजेपी को वोट यहाँ पर नहीं देता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। और जिस काल से अगर बात की जाए जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिसमें अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और यहाँ पर आरएलडी का जो गठबंधन है वो चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर आरएलडी से यहाँ पर मदन भैया चुनावी मैदान में, जबकि भाजपा ने यहाँ पर राजकुमारी सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण खतौनी विधानसभा उपचुनाव के लिए सामने आ चुके हैं। बात की जाए 2017 में तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था और 2012 में आरएलडी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो 2000 अगर बात की जाए 17 और यहाँ पर 2022 यानी 2 यहाँ पर चुनावों में बीजेपी की जीत रही है, लेकिन 2012 में आरएलडी ने भी जीत यहाँ पर हासिल की थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि खतौनी सीट पर आरएलडी यहाँ पर जिस काज की खबर है उसमें 45%, जबकि बीजेपी यहाँ पर सीट पर जीत हासिल कर सकती है। 55% उनके पक्ष में आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल खतौनी उपचुनाव के लिए लगा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी सीट है मैनपुरी सीट, क्योंकि अब ये सीट खाली है जो कि समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत सीट रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, तो भाजपा यहाँ पर जो बड़े दिग्गज को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो परिवार रहा है वो एक साथ दिखा एक मंच पर, तो मैनपुरी उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के आंकड़े कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का 1996 से लेकर अब तक 2022 तक इस सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। तो मुलायम सिंह के निधन के चलते सीट खाली है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी और यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है और बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर अगर वो जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत जाएगा। अगर मैनपुरी सीट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की गौर करें तो यहाँ पर करीब 17 लाख वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यादव वोट्स आते हैं और इसी के दम पर समाजवादी पार्टी अब तक यहाँ पर जीतती रही है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो उपचुनाव रहे हैं जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उपचुनाव के लिए आंकड़ा बना था वो बीजेपी, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सीट पर ट्राई रहा था। तो समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, यादव वोट करीब 4,25,000 है, ठाकुर वोट की बात की जाए तो 2,50,000, दलित 1,50,000, वैश्य यहाँ पर 70,000, शाक्य यहाँ पर 3,15,000, ब्राह्मण वोट भी करीब 1,25,000 है, लोधी 1 लाख और मुस्लिम वोट बैंक जो है 45,000 निर्णायक हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ का जो समीकरण यानी जो यहाँ पर मैनपुरी उपचुनाव के लिए सीट है उसमें करीब 5 यहाँ पर जो है विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 यहाँ पर विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाए हुए, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। इसके अलग बात की जाए तो यहाँ पर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होगा, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, बीजेपी से अगर बात की जाए तो रघुदास सिंह यहाँ पर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार यहाँ पर क्या एक तरफा मुकाबला यहाँ पर होगा, यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी। 2019 और 2000 बात की जाए 14 बाई इलेक्शन में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की थी, एक बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, और 2014 में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी और 2004 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती रही है।
तो आंकड़ों के हिसाब से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अब तक के जो चुनावी परिणाम दिखे हैं, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हाल ही में यहां पर बात की जाए तो यहां पर रामपुर और जिस तरह से यहां पर आजमगढ़ सीट पर भी उपचुनाव था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया था। तो माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल यहां पर 60% मार्जिन उनके पक्ष में जा सकता है, जबकि बीजेपी को यहां पर 40% जा सकता है। लेकिन बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए रामपुर सीट पर भी उपचुनाव है और रामपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया, जबकि अगर बात की जाए तो रामपुर के लिए समाजवादी पार्टी से आजम खान के चलते ये यहां पर उनकी सदस्यता जो निरस्त हुई है, उनके ही करीबी आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है रामपुर सीट को लेकर, यहाँ के क्या आंकड़े हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो आजम खान यहाँ पर समाजवादी पार्टी से 2017 में भी जीते थे और यहाँ पर बात की जाए तो उनको करीब 1 लाख वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार से बहादुर सक्सेना को करीब 55,000 वोट मिले। यानी 2012 के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम खान यहाँ पर जीते थे और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखी थी। तो ऐसे आंकड़ों में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है। लेकिन जो उपचुनाव रहे हैं 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी से डॉक्टर तेजन फातिमा को यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी यहाँ पर कड़ी टक्कर में हार गई थी। लेकिन अब 2022 में एक बार फिर से रामपुर पर उपचुनाव है और यहाँ का क्या सियासी गढ़ बन सकता है, फिलहाल आंकड़ों में यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो रामपुर सीट पर कहीं न कहीं बीजेपी से आकाश सक्सेना, तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर आसिम रजा हार चुके थे जो उपचुनाव था रामपुर सीट को लेकर। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 45-55 का मार्जिन हो सकता है बिल्कुल की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलग बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव की एक सीट भानु प्रतापपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जनता का मन क्या कहेगा, ये सीट के रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ के चुनावी आंकड़े कहने के लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर सावित्री मांडवी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को यहाँ पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस सीट के लिए उतारा है। अगर बात की जाए तो यहाँ का क्या समीकरण 2018 में रहा था, तो यहाँ पर कांग्रेस से मनोज सिंह यहाँ पर मांडवी को यहाँ पर जीत मिली थी और उन्हीं की यहाँ पर जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बीजेपी से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हार जीत में काफी अंतर देखने को मिला था, 72,520 वोट, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 45,827 वोट मिले। यानी हार जीत के बीच काफी अंतर था। और ऐसे में अब 2022 में एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव है, तो ऐसे में यहाँ का क्या आंकड़ा बन सकता है भानु प्रतापपुर के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा कह रहा है उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर काफी कुछ बदलाव या फिर यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलग अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव के लिए यहाँ पर जो सीट है वो है यहाँ पर कुंडी विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर उपचुनाव है। और यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। सीट के लिए अगर बात की जाए तो बिहार की सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी जो है 2 सीटों पर उपचुनाव थे, एक सीट पर बीजेपी और एक सीट पर यहाँ पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार एक सीट पर चुनाव है और ये सीट काफी निर्णायक होगी, आखिर कौन बिहार के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर किंग होगा। इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएम पार्टी से भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, जबकि मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी यहाँ पर कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसका से यहाँ पर चुनाव के लिए यहाँ पर गठबंधन किए हैं। अब यहाँ पर माना यह जा रहा है कि उपचुनाव के लिए जो है वीआईपी पार्टी को करीब 5%, जबकि जेडीयू यहाँ पर 40%, बीजेपी 45% मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान अब यहाँ पर लगाया जा रहा है बिहार को लेकर। अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि 13 बार में यहाँ पर जो चुनाव रिजल्ट रहे उसमें 3 बार ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को करीब 95,282 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ पर करीब 78,466 वोट मिले। यानी हार जीत के बीच एक बड़ा अंतर तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा था। और यहाँ के सियासी गणित कहता है कि 13 यहाँ पर जो चुनावी परिणाम रहे हैं उसमें से यहाँ पर 3 बार ही बीजेपी जीती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से अनिल कुमार शर्मा चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी से अशोक कुमार
यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से कांग्रेस 55 और बीजेपी 45% मार्जिन रह सकता है, जो आंकड़ा चुनावी गणित सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है उड़ीसा की पदमपुर सीट पर भी उपचुनाव है और यहाँ का क्या चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर उड़ीसा के लिए अगर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर बीजेडी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब उनकी ही पुत्री को यहाँ पर चुनावी मैदान में फिर से बीजू जनता दल ने चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि अगर बात की जाए 2014 में भी यहाँ पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो ये माना जा रहा है कि 2022 उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजू जनता दल से वर्षा सिंह को यहाँ पर 60% चांस यहाँ पर जीत के उनके हो सकते हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार के 40% चांस हो सकते हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 30% चांस हो सकते हैं जीतने के, जो पदमपुर सीट को लेकर उपचुनाव के लिए चुनावी गणित सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव के घमासान में कौन यहाँ पर विजयी होगा ये तो जनता तय करेगी। 5 राज्यों के लिए करीब 7 विधानसभा सीट के चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाएं। उत्तर प्रदेश के लिए 3, बिहार के लिए एक उड़ीसा, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़ में जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इन राज्यों के उपचुनाव में कौन जीतेगा? काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की एक सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है उपचुनाव में कौन यहाँ पर आगे देखेगा और किसके बातों में कितना दम होगा, जनता किसके पक्ष में होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।